इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम लोगों ने इस केस को प्रॉपरली डायग्नोस किया। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे स्टूडेंट ने उसे डायग्नोस किया। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शंकर वेद वर्चुअल क्लासेस। आज हम लोग एक इस वीडियो से माध्यम से आपको अपडेट करना चाहते हैं कि जो मैं कहता हूं कि आइसोफ्लुपेरिडोन कितना ख़तरनाक है और कितना जानलेवा है। और एक हमारे स्टूडेंट ने एक केस को ऑर्गेनाइज़ किया। ये हैं हमारे स्टूडेंट। इन्होंने एक केस इनके पास इनके रिलेटिव का प्रेजेंट हुआ था। और ये केस जो है कई वेट्स देख रहे थे और उन्होंने बता दिया था कि पहले लगभग 4 से 5 डॉक्टर्स देख चुके थे। गांव में कोई भी मतलब कम से कम 10 से 15 दिन इलाज चल रहा था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो ऐसा लगा था कि उन लोगों ने आइसोफ्लुपेरिडोन जो है यूज़ किया था बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और था, उसका इलाज चल रहा था और इनका कहना था उसके 3-4 दिन के इलाज के बाद से गाय बैठ गई थी। और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो गाय है वो अपने गर्दन को उठा तक नहीं पा रही थी। और यूँ कह लीजिए कि इनके जो रिलेटिव थे उन्होंने मान लिया, छोड़ दी थी एकदम बिल्कुल। हाँ, और वहाँ जितने भी वेट्स थे सब ने मना हाथ खड़े कर लिया। तो और ऐसा मानना भी है, जो पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि एक बार गाय बैठ जाती है तो खड़ी नहीं होती है। बट ये जो समस्या है इसको अगर आप प्रॉपरली डायग्नोस करेंगे, क्योंकि 2-3 चीज़ें लोगों को लगती हैं। अगर मैंने माइफेक्स दिया, कैल्शियम चढ़ाया, नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब अभी ठीक नहीं होनी। लास्ट मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आपने राइट डायरेक्शन में डायग्नोसिस किया। जैसे कि आप इस वीडियो में हमने इनको बताया भी कि मैंने पहले फर्स्ट डे जब सर को वीडियो दिखाया था तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि हाइपोकैल्शियम है या हाइपोकैलीमिया। तो सर ने जैसे अभी वीडियो में आप देख रहे हैं कि आपको नेक और हाँ, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने ध्यान से देखिए तो कान को हिला रही है, टेल को भी चला रही है और एक्टिविटीज़ है, बट वो अपने गर्दन को होल्ड नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये है कि लार्ज मसल जो हैं और जहाँ पे वेट बियरिंग है वहाँ के मसल में उस तरह का पावर नहीं है। और ये टिपिकली इंडिकेट करता है कि उस एनिमल में हाइपोकैलेमिया है। और एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इसमें आती है कि वो गोबर करना बंद कर देती है। यस सर। तो इन्होंने भी आते हैं साथ में। हाँ, मतलब कि इलियस हो जाता है, स्मूथ मसल का भी कंट्रक्शन नहीं होगा। तो जब स्मूथ मसल का कंट्रक्शन नहीं होगा तो उस टाइम में गोबर नहीं आएगा। तो लोगों को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यूँ कह लीजिए कि इस गाय को लोगों ने गंगाजल पिलाना शुरू कर दिया। गंगाजल तक पिला दिया था। और आखिरी में जब उनको लगा था कोई ऑप्शन नहीं है तो मतलब मेरे रिलेटिव मौसी जी फ़ोन करके, मतलब उनको बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम में है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो मतलब मैंने कहा कि आप वीडियो एक बार सेंड करिए, देखता हूँ मैं भी। तो मैंने अपने आप देखा और फिर मैंने सर से बात किया। सर ने बिल्कुल डायग्नोसिस के बेसिस पे जो है ये इस बात की तो मुझे खुशी है कि वो गाय हम लोगों ने डायग्नोस राइट डायरेक्शन में किया। और फिर हमने इन्हें एडवाइस किया कि इसे पोटेशियम क्लोराइड देना पड़ेगा। ये हाइपोकैलेमिया का केस है। हाइपोकैलेमिया तो कहना इसके लिए कमी है। मुझे लगता है इसे आप कह सकते हैं आइसोफ्लुपेरिडोन पॉइजनिंग है। ये दवा नहीं, यहाँ पॉइजन की तरह काम करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर वेट हैं तो अपने बैग से इस आइसोफ्लुपेरिडोन को डिलीट कर दीजिए। ये फ़ायदेमंद ना के बराबर है, एक आध जगह यूज होता है, लेकिन जान लेने की तैयारी पूरी करता है और कई हज़ार गायों को ये मारता है। और आप जाने अनजाने में गायों को खतरा में डालते हैं, जैसा कि इस गाय को डाला गया था। फिर इन्होंने मेरे कहने पे उसे पोटेशियम क्लोराइड का जो सिरप आता है, पॉट क्लोर आता है, वो 200 ml लगातार बीडी मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम जो है 3 दिन तक किया। फर्स्ट डे उसने जो है रिमिनेशन मतलब जुगाली करना स्टार्ट कर दिया। एंड सेकेंड डे थोड़ा सा नेक को जो है एयर में अपने आप रखने लगी। जैसा कि इस वीडियो में रहा है कि वो अपने नेक को यहाँ सीधा कर पा रही है। और थर्ड डे से थोड़ा सा खड़ी हो गई, थोड़ी सी खड़ी हो गई, मतलब उसके स्ट्रेंथ आने, मसल स्ट्रेंथ आने लगा। और तीसरे चौथे 5वें दिन से वो फिर से रिकवरी में आ गई। अब रिकवरी में है, जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो गाय है वो खड़ी है। और जो इनके पेरेंट्स भी थे, जो रिलेटिव्स थे, वो बड़े खुश थे। और ऐसा लग रहा था कि मतलब कि आसपास के 4-5 गांव में जब भी कोई ऐसा लगता था तो बोलते मैं आपसे बात करूंगा।
तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि केस अच्छा होना चाहिए हमारा, अगर आपकी करेक्ट डायग्नोसिस है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखती है, सर थोड़ा सा गाइड करेंगे। हाँ, डाउनर और जैसे यहाँ पे ये बैठ गई है तो सबको लगता है, तो जैसे गर्दन को अपने इस साइड में उसने घुमा लिया है, तो इससे लगता है कि ये मिल्क फीवर का होगा। लेकिन मिल्क फीवर अगर आपको सस्पेक्ट करना है तो टेम्परेचर लेना होगा। टेम्परेचर जनरली उसमें लो मिलता है, बट अगर समर का दिन है, गर्मी का दिन है तो हाई भी मिल सकता है। तो हाँ, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा, अगर हाइपोकैल्सीमिया रहेगा तो लगभग सारे मसल में रिलैक्सेशन होता है। मैं जैसे यहाँ नहीं, सारे के सारे मसल, यानी कि जो कान हिलाने वाला मसल है वो भी रिलैक्स रहेगा, तो कान में मूवमेंट नहीं रहेगा, आई ब्लिंक प्रॉपर नहीं करेगी, अपने आप को गर्दन को भी नहीं खींचेगी। लेकिन जब हाइपोकैलेमिया रहेगा तो वहाँ सिर्फ नेक मसल का सबसे पहले होता है। तो नेक एक साइड को मुड़ जाता है, और जब आप उसे सीधा करते हैं तो सीधा हो जाता है, फिर छोड़ते हैं तो उसी साइड जाके गिर जाता है। तो ये टिपिकल इंडिकेशन है कि उस केस में हाइपोकैलेमिया है, ना कि हाइपोकैल्सीमिया है। दूसरी चीज़ें, अगर आपको पोस्टीरियर वीकनेस के चलते या पीछे के धड़ में कोई प्रॉब्लम है उससे डाउनर हुई है, तो वहाँ पे आपको नेक में प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। वो दो तरह का होता है, अलर्ट और नॉन अलर्ट डाउनर होते हैं। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अलर्ट डाउनर होता है, अलर्ट का मतलब है कि सारी एक्टिविटीज़ होंगी, वो गोबर भी करेगी, चारा भी खाएगी, गर्दन भी घुमाएगी, पूंछ भी घुमाएगी, बट खड़ी नहीं हो पाएगी, इसको अलर्ट कहते हैं। लेकिन जो नॉन अलर्ट होते हैं, जिसमें सिस्टेमिक साइंस होते हैं, जैसे मेट्राइटिस हो गया हो, एक्यूट मास्टाइटिस हो, इकोलाई का हो, स्टैफ का हो, इस कंडीशन में आपको वो नॉन अलर्ट रहेगी। लेकिन वहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे बदल जाते हैं, या तो टेम्परेचर हाई होगा या बहुत ज़्यादा, अगर एंडोटॉक्सीमिया होगा तो लो होगा, और बाकी का वो अपने गर्दन को और एक्टिविटीज़ में नहीं रहेगी, यानी कि अलर्टनेस नहीं रहेगा, वो रुमिनेट नहीं करेगी, वो चारा नहीं खाएगी, तो उसको नॉन अलर्ट कहते हैं। और वो सीरियस कंडीशन होता है, उसको अलग से मैनेज किया जाता है। तो ये जो केस था ये हाइपोकैलेमिया का था, और ये कह लीजिए कि आइसोफ्लूपेरिडोन पॉइजनिंग का था। आप एक तरह से इसे पॉइजनिंग भी नया नाम दे सकते हैं हम लोग। अभी तक आपने सुना नहीं होगा कि आइसोफ्लूपेरिडोन पॉइजनिंग, लेकिन इसे पॉइजनिंग कहा जा सकता है। अनइंटेंशनल पॉइजनिंग है, लेकिन एक तरह से पॉइजनिंग ही है कि हर दिन अगर आइसोफ्लूपेरिडोन 10 ml लगाया जाएगा, जिसमें 20 mg रहता है, तो डबल डोज तो ऑलरेडी लगा रहे हैं, और 3 दिन लगातार लगाएंगे तो गाय खड़ी होने लायक नहीं रहेगी। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम लोगों ने इस केस को प्रॉपरली डायग्नोस किया। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे स्टूडेंट ने उसे डायग्नोस किया, और जो हमारा गोल है इन लोगों को एजुकेट करने का, और वो राइट डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो हमारे लिए इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। अभी जैसे मैंने सर की बुक्स में भी देखा हुआ था कि फर्स्ट डे अगर आप हाइसोफ्लूरिड देते हैं तो 25% तक पोटेशियम का कम, अगर सेकंड डोज आप तो 50% तक, 70%, 3 दिन हो गया तो 75% तक जो है अमाउंट कम हो जाता है पोटेशियम का। बट उसके बाद में ना नेक का मूवमेंट होता है, ना बिल्कुल कुछ भी नहीं रहती जरूरत। तो जैसे मैंने बताया, इसमें पॉटक्लोर मैंने 3 दिन तक दिया, 200 ml मॉर्निंग एंड 200 ml इवनिंग। इसके अलावा आप नर्व जैसे मतलब सप्लीमेंट हो गया, वो मतलब सपोर्टिव थेरेपी भी साथ में। हाँ, सपोर्टिव आप जैसे न्यूरोटॉनिक्स जो आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के साथ में, उसको दे सकते हैं। आप चाहें तो इलेक्ट्रोलाइट्स ओरली दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम क्लोराइड रहता है, तो उसको आप ओरली ऐड करेंगे तो बेनिफिशियल होगा। क्या नहीं करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको डेक्सट्रोज कभी भी हाई कंसंट्रेशन में नहीं चलाना होता है। हमको लगता है कि उसमें एनर्जी नहीं है, तो इस वजह से खड़ी नहीं हो पा रही है, और वेट को लगता है कि इसको हम ग्लूकोज या वेंटालाइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, उसको चढ़ाने पे एनर्जी आएगी तो खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव और रिवर्स साइड में ले जाएगा। तो 20% डेक्सट्रोज वाले जितने भी फ्लूइड्स आते हैं उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ अल्कलाइजर नहीं देते हैं। अगर वैसा फ्लूइड जैसे RL हो गया, उसमें भले ही क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, लेकिन उसको देंगे तो उसका एक काम अल्कलोसिस का है। तो अगर सिस्टेमिक अल्कलोसिस होता है तो भी पोटेशियम की शिफ्टिंग होती है और हाइपोकैलेमिक स्टेट आता है। तो अल्कलाइजर भी नहीं देते हैं, सोडा बाइकार्ब नहीं देते हैं। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप उसमें एसिडिफायर दें।
तो सोडियम एसिड फॉस्फेट या एस्कॉर्बिक एसिड आप देंगे तो जल्दी से रिवर्स होता है। अगर फ्लूइड चढ़ाना ही चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप नॉर्मल सलाइन चढ़ाएं। तो नॉर्मल सलाइन अगर आप चढ़ाएंगे तो वो शिफ्टिंग कराता है, जो सेल के अंदर है उसको प्लाज्मा में पोटेशियम को लाता है। तो नॉर्मल सलाइन चढ़ा के और जल्दी रिकवरी कराई जा सकती है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को फील्ड कंडीशन में आइसोफ्लूरोपेडोन का मिसयूज करने से ज़रूर रोकेगा। तो इस वीडियो में कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और सर की बुक्स का जो है मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, आप अगर पढ़ सकते हैं अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स है मेटाबॉलिक डिजीज़ की। और नेक्स्ट टाइम में भी जो है कई सारी बुक्स आपको मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और बताइए थोड़ा सा क्या मतलब आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।